हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 बिजनेस सर्विस। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद इजी एग्जांपल। मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विस. Business service are those intangible activities that supports and facilitates the main business function of production, trade and commerce. They do not produce tangible goods, but they remove various hindrances and helps in smooth flow of goods and services from producer to consumer. इसका मतलब यह है बिजनेस सर्विस वो एक्टिविटीज होती हैं जो डायरेक्ट गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करती हैं। ये सर्विस प्रोडक्शन, ट्रेड और कॉमर्स को सपोर्ट करती हैं। इनका मेन काम होता है कि प्रॉब्लम या हिंड्रेंस को रिमूव करना ताकि गुड्स और सर्विसेज इजिली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच सके। इन सिंपल वर्ड, इंडस्ट्री प्रोड्यूस, commerce distributes, and business services supports both by providing finance, risk cover, transport, storage and information. सिंपल वर्ड में इंडस्ट्री गुड्स बनाती है, कॉमर्स गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, बिजनेस सर्विसेज दोनों को सपोर्ट करती है, जैसे फाइनेंस पैसे की फैसिलिटी, इंश्योरेंस रिस्क कवर, ट्रांसपोर्ट मूवमेंट के लिए, स्टोरेज गोडाउन वगैरह, इंफॉर्मेशन डाटा और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। Definition: According to business studies, business service refers to all those activity which helps in the successful running of industry and commerce. They are directly or indirectly linked with the business activities. इसका मतलब यह है बिजनेस सर्विस वो सब एक्टिविटीज हैं जो इंडस्ट्री और कॉमर्स को सक्सेसफुली रन करने में हेल्प करती है। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह से बिजनेस से जुड़ी होती हैं। डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स. फर्स्ट, नेचर. नेचर क्या है? सर्विस एक्टिविटी प्रोसेस होती है, जैसे मूवी देखना। गुड्स फिजिकल चीज होती है, जैसे मोबाइल, बुक। टाइप: सर्विस हेक्ट्रोजीनियस होती है और गुड्स होमोजीनियस। थर्ड, इंटेंजिबिलिटी. सर्विस इंटेंजिबल होती है, जैसे एग्जांपल डॉक्टर का ट्रीटमेंट। गुड्स टेंजिबल होती है, जैसे मेडिसिन। जैसे इंटेंजिबल मतलब सर्विस को हम टच नहीं कर सकते, जैसे डॉक्टर की ट्रीटमेंट, और गुड्स को टच कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन, फोन। इनकंसिस्टेंसी: सर्विस हर बार सेम नहीं होती, सर्विस डिपेंड करती है। गुड्स सेम क्वालिटी की होती हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। फिफ्थ पॉइंट, इंसेपरेबिलिटी. सर्विस प्रोडक्शन प्लस कंजप्शन एक साथ होता है, रेस्टोरेंट में खाना। गुड्स अलग अलग होते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, बाद में यूज होते हैं। सिक्स्थ, इन्वेंट्री. सर्विस स्टोर नहीं करी जा सकती, जैसे ट्रेन की जर्नी। गुड्स स्टोर करा जा सकता है, प्रोडक्ट स्टॉक में। सेवेंथ, इन्वॉल्वमेंट. सर्विस कस्टमर को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ता है, गुड्स कस्टमर बाद में यूज कर सकता है। नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सर्विस. First, intangible, cannot be seen, touched, or stored. You can only experience the benefit. Example, safety from insurance. Intangible का मतलब दिखाई नहीं देता, सर्विस को देख या टच नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस में आपको सेफ्टी फील होती है। सेकेंड, inseparable. Service is produced and consumed at the same time. You cannot separate the banker from banking service. Inseparable का मतलब अलग नहीं होता, सर्विस बनने और यूज होने का टाइम सेम होता है। एग्जाम्पल, बैंक सर्विस, बैंकर और सर्विस अलग नहीं होता। थर्ड, इनकंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंट. Quality differs each time because it depends on who provide it, when and where. थर्ड पॉइंट, इनकंसिस्टेंट. सेम नहीं होता, इसका मतलब सेम नहीं होता, हर बार सर्विस सेम क्वालिटी की नहीं होती, डिपेंड करता है कौन दे रहा है, कब और कहाँ। फोर्थ पॉइंट, पेरिशेबल. कैन नॉट बी कीप्ड इन स्टॉक फॉर फ्यूचर.
A vacant seat in a flight today is lost forever. पेरिशेबल का मतलब स्टोर नहीं कर सकते, सर्विस को फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, फ्लाइट की एम्प्टी सीट लॉस हो जाती है, मतलब आज कोई नहीं गया तो कल के लिए वो उसको बचा के नहीं रख सकते। फिफ्थ, required customer participation. Most service needs the customer to be present or involved. Example, you must provide documents for a loan. सर्विस लेने के लिए कस्टमर का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। एग्जाम्पल, लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। सिक्स्थ, बेस्ड ऑन ट्रस्ट. Service like banking and insurance run purely on customer trust and goodwill. बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी सर्विस ट्रस्ट पर डिपेंड करती हैं, कस्टमर का ट्रस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। Importance of business service in modern economy. First, backbone of business. No trade or industry can function without banking, transport or insurance. इसका मतलब यह है कि बैंक बिजनेस सर्विस बिजनेस की बैकबोन होती है। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस के बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। Second point, specialization. Businesses can focus on core production while outsourcing support service. कंपनीज अपना मेन काम यानी प्रोडक्शन पे फोकस करती है, बाकी काम ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, सर्विस को ही दे देती है। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ. सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 55% to India's GDP and is the largest employer. सर्विस सेक्टर जीडीपी का बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया में यह सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। फोर्थ पॉइंट, ग्लोबल ट्रेड. शिपिंग, एयर कार्गो, फॉरेन एक्सचेंज, बैंकिंग मेक इंटरनेशनल बिजनेस पॉसिबल. सर्विस की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल, शिपिंग, एयर कार्गो, फॉरेन एक्सचेंज की वजह से। Fifth, customer satisfaction. Quick delivery, online payment, 24/7 support improves consumer experience, sorry. Fast delivery, online payment, 24/7 support, customer को better experience मिलता है। Sixth, employment. BPO, KPO, logistics, telecom creates millions of jobs. बीपीओ, केपीओ, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स लाखों जॉब्स क्रिएट करते हैं। सिंपल वर्ड में बिजनेस ही इकोनॉमी को ग्रो करने और स्मूथ चलाने में हेल्प करती है। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस. फर्स्ट, बैंकिंग सर्विस. बैंक पैसा लेना और देने में काम करता है। डिपॉजिट या लोन और पेमेंट हैंडल करता है। एग्जाम्पल, अकाउंट, यूपीआई और लोन. सेकेंड, इंश्योरेंस सर्विस. इंश्योरेंस सर्विस रिस्क कवर प्रोवाइड करता है, लॉस होने पर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस. थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. गुड्स और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ट्रेड और कॉमर्स को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, ट्रक, ट्रेन, एयर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. फोर्थ, वेयर हाउसिंग सर्विस. गुड्स को स्टोर करने के लिए फैसिलिटी देता है। सेफ कीपिंग और इन्वेंट्री मैनेज करता है। एग्जाम्पल, गोडाउन और कोल्ड स्टोरेज. फिफ्थ, कम्युनिकेशन सर्विस. कम्युनिकेशन सर्विस इंफॉर्मेशन को फास्ट ट्रांसफर करता है, बिजनेस कोऑर्डिनेशन इजी बनाता है। एग्जाम्पल, इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल. इन सब बिजनेस सर्विसेज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। Meaning of banking. Banking is the business of accepting deposit from the public and using those funds to give loans and make investment. Bank act as a bridge between people who have extra money and people who need money for the business or personal use. इसका मतलब यह है कि बिजनेस का मतलब है लोगों से पैसा लेना यानी डिपॉजिट और उन पैसों को लोन या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में यूज करना। बैंक एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक साइड जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है
दूसरे साइड जिनको पैसा चाहिए बिजनेस या पर्सनल यूज के लिए, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज बन जाता है, ब्रिज का काम करता है। लीगल डेफिनेशन एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, banking means accepting deposit of money from the public for lending or investment, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, order or otherwise. लॉ के अकॉर्डिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंक पब्लिक से पैसा लेता है, उसे लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट करता है, और कस्टमर अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकता है चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा के थ्रू। फंक्शंस ऑफ बैंकिंग। फर्स्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक पब्लिक से पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में लेता है। एग्जाम्पल जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, तो हम लोग उसमें अपने अकाउंट में पैसा डालते हैं, वही पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में लेता है बैंक। सेकेंड, एडवांसिंग लोन। बैंक लोगों को लोन देता है बिजनेस या पर्सनल नीड के लिए। एग्जाम्पल होम लोन, कार लोन। थर्ड, फैसिलिटेटिंग पेमेंट। बैंक पेमेंट को इजी और फास्ट बनाता है, जैसे एग्जाम्पल यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग सेफ कस्टडी। बैंक वैल्यूएबल चीजों को सेफ रखता है। एग्जाम्पल लॉकर फैसिलिटी, गोल्ड और डॉक्यूमेंट के लिए। फिफ्थ, एजेंसी फंक्शंस। बैंक कस्टमर के बिहाफ पर काम करता है। एग्जाम्पल बिल पेमेंट, चेक कलेक्शन, टैक्स पेमेंट। Types of bank account. First, saving deposit account. This type of bank account encourages the small saving of household. The deposit in this account are made by the person who wish to save a little out of their income. Interest is paid at nominal rate. नॉर्मल लोगों के लिए होता है ये सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें लोग अपनी छोटी छोटी सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं। जो लोग इनकम में से थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। बैंक इसमें इंटरेस्ट यानी ब्याज देता है, बट रेट कम होता है। जब जरूरत हो तब पैसा निकाल सकते हैं इसमें। सेकेंड पॉइंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट। In this account, a depositor can deposit money any number of time and can withdraw it as and when she required it. No interest is paid on this account. Rather, the bank may charge some services charge. Money can be withdrawn from this account by check. करंट डिपॉजिट अकाउंट मोस्टली बिजनेस या शॉप ऑनर्स के लिए होता है। इसमें तुम कितनी भी बार पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। बैंक कुछ चार्जेस ले सकता है। पैसा चेक से भी निकाला जा सकता है। सिंपल वर्ड में डेली ट्रांजैक्शन, ज्यादा लेन देन के लिए बेस्ट करंट अकाउंट होता है। रिकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट। In this type of account, a depositor deposits a fixed amount of money on an annuity basis, say on monthly basis, for a fixed period. This money cannot be withdrawn before the expiry of that fixed term, except in special circumstance. Rate of interest on RD account is generally higher than that the that of the saving account deposit. रेगुलर सेविंग करने वालों के लिए बेस्ट है। इसमें तुम हर मंथ फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हो। ये एक फिक्स पीरियड जैसे 1 से 5 साल के लिए होता है। बीच में पैसा निकालना इजी नहीं होता, ओनली स्पेशल केस। इसका इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी अकाउंट। मनी इज डिपॉजिटेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, से 1 years, 2 years, 3 years or 5 years. The rate of interest is higher than that of saving deposit account. The longer is the period of deposit, the higher will be the rate of interest. This is so because the bank can use the money for a longer period. If the depositor needs this money before the specified fixed period, then bank can refund the money deposit after charging some discount. Fixed deposit
एक बार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट होता है। इसमें तुम एक लमसम यानी कि एक बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं फिक्स टाइम के लिए, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए। इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से ज्यादा मिलता है। जितने लोग जितना लॉन्ग टाइम उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अगर बीच में पैसा निकालना हो तो पेनल्टी लग सकती है। फिफ्थ पॉइंट, मल्टीपल ऑप्शंस डिपॉजिट। Multiple options deposit account is a combination of saving account and fixed deposit account which provides specific option to the depositor. It is a type of saving deposit account in which amount of deposit in excess of a particular limit gets automatically transferred to fixed deposit account. And in case sufficient funds are not available in the saving deposit account to honor a check issued, the required amount gets automatically transferred from fixed deposit account to the saving deposit account. It is also called multiple options deposit scheme (MODS). Multiple option deposit (MOD) account सेविंग प्लस एफडी का कॉम्बो है। ये सेविंग प्लस फिक्स डिपॉजिट का मिक्स होता है। एक्स्ट्रा पैसा ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। जरूरत पड़ने पर एफडी से पैसा वापस सेविंग में आ जाता है। इसको एमओडीएस मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम भी बोलते हैं। बैंकिंग सर्विस, फर्स्ट बैंक ड्राफ्ट, सेकंड बैंक ओवरड्राफ्ट, थर्ड कैश क्रेडिट। इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। Banking service. First, bank draft. A bank draft, also called demand draft, is used for transfer of money. It is a safe and secure method of payment. It is issued by the bank on the request of customer. बैंक ड्राफ्ट एक सेफ तरीका होता है पैसा ट्रांसफर करने के लिए। इसमें बैंक खुद गारंटी देता है कि पेमेंट हो जाएगा। आप बैंक को बोलते हो और बैंक आपके बिहाफ पे ड्राफ्ट इशू करता है। सिंपल वर्ड में सिक्योर पेमेंट भेजने का ट्रस्टेड मेथड है बैंक ड्राफ्ट। सेकेंड पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक अलाउ कस्टमर टू विड्रॉ मोर देन बैलेंस। दिस फैसिलिटी इज मेनली फॉर करंट अकाउंट होल्डर। इट हैज अ फिक्स्ड लिमिट डिसाइडेड बाय बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें आप अपने अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हो। ये मोस्टली करंट अकाउंट वाले कस्टमर के लिए होता है। बैंक एक लिमिट सेट कर देता है जितना एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में, एक्स्ट्रा पैसा निकालने की फैसिलिटी या लिमिट के अंदर उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। थर्ड पॉइंट, क्रैश क्रेडिट। इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन फॉर बिजनेस। बैंक गिव्स अ क्रेडिट लिमिट टू द बोरोवर। मनी कैन बी विड्रॉल एज पर रिक्वायरमेंट। ये मेनली बिजनेस वालों के लिए होता है। बैंक एक क्रेडिट लिमिट देता है जिसमें सब या जब जरूरत हो पैसा ले सकते हैं। इंटरेस्ट सिर्फ उतना पैसे पर लगता है जितना यूज किया जाता है। सिंपल में, बिजनेस के लिए फ्लेक्सिबल लोन सिस्टम, उसे हम क्रैश क्रेडिट कहते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग: कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक। इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स। फर्स्ट, कमर्शियल बैंक accept deposit from the public, provide loan, ATM, net banking, and many other services. Main aim is to earn profit. Type: public sector bank and private sector bank. These are the banks we use in our daily life for most of our banking needs. कमर्शियल बैंक ये वही बैंक्स होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं। यहाँ हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, एटीएम यूज करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। यह लोन्स भी देता है, होम लोन्स जैसे कार लोन एक्सेट्रा। इनका मेन गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। और सिंपल वर्ड में डेली यूज होने वाले बैंक को हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। सेकेंड, कोऑपरेटिव बैंक owned and operated by members, provide loans at lower interest rate, mainly help farmers, small business and rural areas.
one member is equal to one vote. Democratic system. In simple word, these are people's owned bank which works for the benefits of of their members. कोऑपरेटिव बैंक्स ये बैंक्स मेंबर्स के होते हैं, लोग ही ऑनर होते हैं। फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस और गांव के लोगों के लिए हेल्प करते हैं। लो इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। हर मेंबर का इक्वल वोट होता है। सिंपल लैंग्वेज में लोगों का अपना बैंक, उसको हम कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। थर्ड, स्पेशलाइज्ड बैंक, क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, support area like export import agriculture industry and other special sectors, provide finance for long term and big project, helps in the economic development of the country. In simple word, these banks do special works and support important sector. स्पेशलाइज्ड बैंक, ये बैंक सिर्फ स्पेसिफिक काम के लिए बने होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। बड़े प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं, उसमें पैसा देते हैं। इकोनॉमी को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। सिंपल वर्ड में स्पेशल काम के लिए स्पेशल बैंक ही स्पेशलाइज्ड बैंक कहलाते हैं। फोर्थ, सेंट्रल बैंक, द apex bank of the country, control and regulates all other banks, issues currency, note and coins, act as banker, advisor and agent to the government, control inflation and maintain financial stability. In simple word, this is the boss of all banks in India. It is called RBI. सेंट्रल बैंक ये सब बैंकों का बॉस होता है। ये सब बैंक्स को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। सेंट्रल बैंक ही नोट्स और कॉइन्स प्रिंट करता है। गवर्नमेंट का बैंक होता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक होता है। और सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है और इकोनॉमी को स्टेबल रखता है, फाइनेंशियल स्टेबल रखता है। सब बैंकों के बॉस इंडिया में आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहलाती है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, टू मेन टाइप्स होते हैं इसमें, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। फर्स्ट, प्राइमरी फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बैंक लोगों से पैसा जमा करता है। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सेविंग अकाउंट डेली यूज के लिए, करेंट अकाउंट बिजनेस यूज के लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी या फिक्स टाइम के लिए, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी मंथली सेविंग के लिए। बी, लैंडिंग ऑफ लोन्स, बैंक लोगों को लोन देता है। टाइप्स, लोन, होम या कार लोन एक्सेट्रा। ओवरड्राफ्ट, बैलेंस से ज्यादा निकालना। कैश क्रेडिट, बिजनेस के लिए कैश क्रेडिट पे देना। बिल डिस्काउंट। सेकेंडरी फंक्शन, ए एजेंसी सर्विस, बैंक आपके बिहाफ पे काम करता है, यानी फंड ट्रांसफर करने के लिए, चेक कलेक्शन के लिए, बिल पेमेंट के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट के लिए, डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए। बी, जनरल यूटिलिटी सर्विस, एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है, जैसे लॉकर, ज्वेलरी सेव कर रखने के लिए, एटीएम सर्विसेज, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज देता है। ये हो गए फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। E-banking. E-banking or electronic banking refers to the use of electronic device and the internet to access and manage banking services. इसका मतलब यह है कि ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब होता है इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल और लैपटॉप का यूज करके बैंकिंग करना। इसमें क्या क्या कर सकते हैं? मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई और कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज करना कर सकते हैं। ई बैंकिंग सर्विस, द रेंज ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग आर फर्स्ट और एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। कार्ड लगाओ, पैसा निकालो। सेकेंड सर्विस है पॉइंट ऑफ सेल। शॉप में स्वाइप मशीन होता है, कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं।
शॉप पे कार्ड स्वाइप पेमेंट करना, सेकेंड सर्विस हो गया। थर्ड सर्विस क्रेडिट कार्ड। बैंक आपको पहले से ही पैसा दे देता है, बाद में आप बिल पे कर सकते हैं। अभी यूज करो, बाद में पे करो, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश। यूपीआई पेमेंट, वॉलेट, फोन पे, जी पे, मोबाइल से इंस्टेंट पेमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है। फोन से पेमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है। फिफ्थ पॉइंट, ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी भेजना, और यही सर्विस प्रोवाइड करता है ई बैंकिंग, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए। Warehousing, meaning warehousing is the business of storing goods in a warehouse for a certain period of time for a consideration. Warehousing एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स को वेयरहाउस में कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, जब तक उनकी जरूरत ना हो या बेच नहीं जाते। Definition: According to the Warehousing Regulation Act 2007, warehousing means the business of storing goods in a warehouse for a consideration and includes service incidental 302. लॉ के अकॉर्डिंग वेयरहाउसिंग एक्ट 2007, वेयरहाउसिंग का मतलब है गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर करना और उससे रिलेटेड सर्विस देना, चार्जेस के साथ। एग्जाम्पल जैसे फार्मर्स अपने अनाज वेयर हाउस में रखते हैं, कंपनी अपना स्टॉक वेयर हाउस के स्टोर में रखती है, बाद में जब जरूरत या डिमांड होती है तब मार्केट में भेज देती है, बस। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। फर्स्ट, प्राइवेट वेयर हाउस। ये किसी कंपनी का अपना वेयर हाउस होता है, सिर्फ उसे कंपनी को सामान स्टोर करने के लिए होता है, कंपनी का अपना गोडाउन, वो प्राइवेट वेयर हाउस कहलाता है। सेकेंड, पब्लिक वेयर हाउस। ये गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी के होते हैं, कोई भी बिजनेसमैन अपना सामान रेंट पे रख सकता है। रेंट पे मिलने वाले वेयर हाउस को पब्लिक वेयर हाउस कहते हैं। बॉन्ड वेयर हाउस, यहाँ इंपोर्टेड गुड्स स्टोर होते हैं, जब तक टैक्स या कस्टम ड्यूटी पे ना हो जाए तब तक यहीं रखते हैं। सिंपल वर्ड में, इंपोर्ट गुड्स को टेम्परेरी स्टोर करना या टैक्स पेंडिंग के कारण स्टोर करने की जगह को बॉन्ड वेयर हाउस कहते हैं। फोर्थ, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। टेम्परेचर कंट्रोल होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन के लिए यूज होता है। ठंडा वेयर हाउस, पेरिशेबल गुड्स के लिए, जो गुड्स ज्यादा दिन तक नहीं चलते, जिनको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस, ये वेयर हाउस मेनली गुड्स रिसीव करके अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होते हैं। यहाँ सामान ज्यादा टाइम स्टोर नहीं होता, जल्दी डिस्पैच हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट के हब्स, जहाँ से ऑर्डर सिटी में डिलीवर होते हैं। सिंपल, आता है, सॉर्ट होता है, तुरंत भेज दिया जाता है। सिक्स्थ, मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरर्स वेयर हाउस। ये वेयर हाउस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अपने होते हैं, यहाँ रॉ मटेरियल, पार्ट्स या फिनिश्ड गुड्स को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कार कंपनी का वेयर हाउस, जहाँ स्पेयर पार्ट्स या रेडी कार्स रखी होती हैं। सेवेंथ, कोऑपरेटिव वेयर हाउस। ये वेयर हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी मेंबर्स के लिए होती है, फार्मर्स या स्मॉल प्रोड्यूसर मिलकर यूज करते हैं, सामान सेफ रखते हैं और उन्हें बेटर प्राइस मिलने तक वेट करते हैं। एग्जाम्पल, किसान अपना अनाज सोसाइटी वेयर हाउस में रखता है। एट, फिजिकल वेयर हाउस। इसमें गुड्स स्टोर होता है जब टैक्स और ड्यूटी टेम्परेली डिले या सस्पेंड होती है, गवर्नमेंट की परमिशन से होता है। जब गुड्स बाहर निकल जाते हैं तब टैक्स पे होता है। एग्जाम्पल, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स, जहां ड्यूटी बाद में पे होती है। ये है टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस का मेन काम सिर्फ स्टोर करना या स्टोरेज नहीं, बल्कि गुड्स को सेफ और स्मूथ फ्लो में मैनेज करना भी होता है। तो फर्स्ट, सेफ कस्टडी।
वेयरहाउस गुड्स को सेफ रखता है, चोरी, डैमेज, फायर से प्रोटेक्शन देता है। सेकेंड, स्टोरेज। गुड्स को कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है जब तक उनकी जरूरत ना हो। थर्ड, रेगुलर सप्लाई। मार्केट में कंटिन्यूअस सप्लाई मेंटेन होती है, शॉर्टेज नहीं होता। फोर्थ, प्राइस स्टेबलाइजेशन। जब सप्लाई ज्यादा हो स्टोर कर लिया जाता है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो रिलीज कर देते हैं, इससे प्राइस स्टेबल रहता है। फिफ्थ, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन। वेयरहाउस ट्रांसपोर्ट को इजी बनाता है, प्रोडक्शन और कस्टमर के बीच लिंक होता है। सिक्स्थ, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। गुड्स को क्वालिटी के हिसाब से सॉर्ट किया जाता है, पैकेजिंग और लेबलिंग भी होती है। सेवेंथ, रिस्क बियरिंग। वेयरहाउस ऑनर रिस्क उठाता है, डैमेज या लॉस से प्रोटेक्शन देता है। एट्थ, वैल्यू एडिशन। पैकेजिंग, लेबलिंग, क्वालिटी चेक से गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ये है फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसेस। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। Insurance is a contract where one party called the insurer promises to compensate the other party called the insured for a financial loss in case of a specific uncertain event in exchange for a regular payment called premium. इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच। एक होता है इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा होता है इंश्योर्ड, यानी आप और कस्टमर। कंपनी प्रॉमिस करती है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो जाए, जैसे एक्सीडेंट, डैमेज और फायर वगैरह, तो वह आपको पैसा यानी कंपनसेशन देगी, और इसके बदले में आप कंपनी को रेगुलर पेमेंट देते हो, जिसे प्रीमियम बोलते हैं। Definition: According to Indian Contract Act, insurance is a contract whereby one party agrees to indemnify another party against loss which arise on the happening of some uncertain event in consideration of a payment. इंश्योरेंस का मतलब है अगर कोई अनसर्टेन इवेंट जो श्योर नहीं है कब होगा हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस कवर करेगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले से प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट, utmost good faith. A contract of insurance is a contract of uberame faith, that is a contract found on utmost good faith. Both the insurer and the insured should display good faith towards each other in regard to a contract. The insured must voluntarily make full accurate disclosure of all facts material to the risk being proposed. The insurer must make clear all the terms and conditions in the insurance contract. इंश्योरेंस में दोनों साइड यानी कंपनी और कस्टमर को ऑनेस्ट रहना पड़ता है। कस्टमर को अपनी सारी इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन सच सच बतानी होती है, कंपनी को भी टर्म्स और कंडीशन क्लियरली बतानी होती है। सेकेंड प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम pecuniary interest in the subject matter of the insurance contract. In order to have an insurable interest, it is not necessary that one should be the owner of the property. For example, a trustee holding property on behalf of other has an insurable interest in the property. आप सिर्फ उसी चीज का इंश्योरेंस कर सकते हैं जैसे आपका लॉस हुआ हो, मतलब उस चीज से आपको फाइनेंशियल कनेक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप अपनी कार का इंश्योरेंस कर सकते हैं, किसी रैंडम पर्सन की कार का इंश्योरेंस नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, इंडिमिनिटी। All insurance contracts of fire and marine insurance are contract of indemnity. The insurer undertakes to compensate in term of money the insured for the loss caused to him or her due to the damage or destruction of the property insured.
इंश्योरेंस का मेन एम होता है आपका लॉस कवर करना, प्रॉफिट देना नहीं। मतलब जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उतना ही पैसा मिलेगा। एग्जांपल ले लो, जैसे आपकी बाइक का डैमेज हुआ 20,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी भी अप्रोक्स 20,000 ही देगी, प्रॉफिट नहीं मिलेगा इससे। इंडिमनिटी का मतलब ही होता है कि एक्चुअल लॉस को कवर करना, ना कि प्रॉफिट देना। Fourth, doctrine of causa proxima. According to this principle, when the loss is the result of two or more causes, the proximate cause, that is the direct and most dominant and most effective cause of loss, should be taken into consideration. The insurance company is not liable for the remote cause. जब लॉस किसी मल्टीपल रीजन से होता है तो इंश्योरेंस कंपनी देखती है सबसे मेन नियरेस्ट कॉज क्या था, सिर्फ उसी कॉज के बेसिस पर क्लेम डिसाइड होता है। जैसे एग्जांपल, स्टॉर्म आया, उसके बाद आग लग गई तो लॉस हुआ, तो देखेंगे मेन कॉज क्या है, स्टॉर्म या फायर, और उसके बाद उसके हिसाब से लॉस का क्लेम मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। After the insured is compensated for the loss or damage of the property insured by him or her, the right of ownership of such property passed on to the insurer. This is because the insured cannot make any profit by selling the damaged property. इसका मतलब यह है कि जब इंश्योरेंस कंपनी आपका लॉस कंपेशनेट कर देती है तो उसके बाद डैमेज प्रॉपर्टी का राइट कंपनी के पास चला जाता है। मतलब आप उसको उस डैमेज चीज को एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। एग्जाम्पल, आपकी कार एक्सीडेंट में डैमेज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दे दिया। अब अगर आप कार को स्क्रैप में बेचते हैं तो उसका राइट सिर्फ कंपनी के पास होगा। Sixth, contribution. When more than one insurance policy is taken to cover the same risk, then it is known as double insurance. According to the principle of contribution, if a person has taken more than one insurance policy for the same risk, then all the insurer will contribute the all amount of loss in proportion to amount assured by each of them and compassionate him for the actual amount of loss. Separately, the insured cannot claim total loss from each insurer because he has no right to recover more than the actual loss. इस प्रिंसिपल में जब एक ही चीज के लिए मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो सब इंश्योरेंस कंपनी मिलकर लॉस कवर करती हैं। हर कंपनी अपने शेयर के हिसाब से पेमेंट करती है। एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस दो कंपनी से कराया और लॉस हुआ 1 लाख रुपए, तो दोनों कंपनी मिलाकर प्रपोर्शन में पे करेगी और नहीं, डबल नहीं करेगी। मतलब सिंपल, जब सब कंपनियां मिलकर पेमेंट करती हैं, इसमें ये कि आप डबल इंश्योरेंस लेते हैं तो डबल पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, वो लॉस को दोनों कंपनियां आधा आधा बांट लेगी या अपने रेशियो में बांट लेगी। लाइफ इंश्योरेंस, a life insurance policy is basically a protection against the uncertainty of life, that is death. Life insurance may be defined as a contract in which the insurance company called insurer undertakes to insure the life of a person called assured in exchange of a sum money of called premium, which may be paid in one lump sum or quarterly, half-yearly, or yearly, and promises to pay a certain sum of money either on the death of assured or on expiry of certain period. लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम रेगुलर पेमेंट देते हो। कंपनी प्रॉमिस करती है कि अगर डेथ हो जाए तो फैमिली को पैसा मिलेगा। यह पॉलिसी पीरियड कंप्लीट हो जाए या आप तभी मिलती है या तो डेथ हो जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फैमिली एट अ प्रीमैच्योर डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका मतलब यह है कि
अगर अर्निंग पर्सन को कुछ हो जाए तो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। सेकंड, it gives adequate amount at an old age when earning capacity are reduced. प्रीमियम भरते भरते एक सेविंग बन जाती है जो फ्यूचर में या ओल्ड एज में काम आती है। थर्ड, लाइफ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होता है। मेच्योरिटी पर लमसम अमाउंट मिलता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन but is a short investment because a certain sum is returnable to the assured at the time of death or at expiry of certain period. Main elements of life insurance contract. First, contract. यह एक लीगल एग्रीमेंट होता है इंश्योरर कंपनी इंश्योर्ड पर्सन के बीच होता है। सेकेंड, प्रीमियम, जो पैसा आप रेगुलरली पे करते हैं, मंथली या ईयरली हो सकता है। थर्ड, पॉलिसी टर्म, कितना टाइम के लिए इंश्योरेंस वैलिड रहेगा। फोर्थ, सम अश्योर्ड, कंपनी कितना पैसा देगी, फिक्स्ड अमाउंट। नॉमिनी, फिफ्थ नॉमिनी, वो पर्सन जिससे पैसा मिलेगा, फैमिली मेंबर का। ये थे मेन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर इज consideration of the premium paid undertakes to make goods any loss or damage caused by fire during a specified period up to the most amount specified in the policy. All claims for loss by fire must satisfy the following two conditions. There must be an actual loss. Fire must be accidental and non-intentional. फायर इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है जो फायर से होने वाले लॉस को कवर करता है। जैसे सिंपल समझे, फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर आपको फायर से होने वाली डैमेज का या लॉस को पैसा देती है। आप उसके बदले प्रीमियम यानी पेमेंट देते हैं। अगर सिंपल में समझे, आग से नुकसान हुआ, कंपनी पैसा देगी, उसे फायर इंश्योरेंस कहते हैं। जैसे आप पॉलिसी लेते हो, प्रीमियम पे करते हो, अगर फायर से डैमेज होता है तो कंपनी लॉस कवर करती है पॉलिसी लिमिट तक। क्या क्या क्लेम के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। पहला, एक्चुअल लॉस होना चाहिए, जैसे सच में डैमेज हुआ, फेक का क्लेम नहीं कर सकते हम। दूसरा, फायर एक्सीडेंट होना चाहिए, एक्सीडेंटल होना चाहिए, आग गलती से लगी हो, जानबूझकर लगाई वाली में प्रीमियम या इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता। Main elements of fire insurance contract. First, in fire insurance, the insured must have insurable interest in the subject matter of the insurance. इसका मतलब यह है, जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कर रहे हो उसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे आपने घर का इंश्योरेंस कर सकते हो, किसी और के घर का नहीं। The contract of a fire insurance is a contract of utmost good faith. The insured should be honest and disclose all facts regarding to the nature of property and risk attached to it. इसका मतलब यह है कि आपको सारी सच इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे प्रॉपर्टी की कंडीशन, रिस्क एक्सेट्रा। कंपनी भी सब टर्म्स क्लियरली बनाती है और बताती भी है। The contract of fire insurance is a contract of strict indemnity. In the event of loss, the insured can recover the actual amount of loss or maximum of policy, whichever is lower but not more than that. इसका मतलब यह है, इंश्योरेंस सिर्फ एक्चुअल लॉस कवर करेगी। आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। जैसे एग्जांपल, 50,000 का लॉस हुआ है तो 50,000 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। The insurer is liable to compensate only when fire is the proximate cause of damage. मतलब इसका मतलब यह है कि जो इंश्योरर है वो तभी लायबल है, मतलब वो तभी कर्जदार है, जब वो तभी पैसा देगा जब आपका जो फायर का कॉज है वो अप्रॉक्सीमेट कॉज हो डैमेज का और लॉस का। मरीन इंश्योरेंस,
मरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है समुंदर यानी सी से रिलेटेड रिस्क का प्रोटेक्शन। इसको सिंपल में समझते हैं। मरीन इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर शिप कार्गो यानी माल या ट्रांसपोर्ट के दौरान होने वाले लॉसेस को कवर करती है। आप उसके बदले प्रीमियम पे करते हैं। सिंपल वर्ड में समुद्र में या ट्रांसपोर्ट में माल सेफ रखने का इंश्योरेंस किस चीज को कवर करता है, जैसे शिप, गुड्स जैसे कार्गो और फ्राइट यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और मरीन इंश्योरेंस में कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं, जैसे स्टॉर्म, तूफान, एक्सीडेंट, थेफ्ट या लॉस, चोरी हो जाना, सामान का डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के दौरान जो सामान का लॉस हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी ने सामान शिप से दूसरे कंट्री में भेजा, बीच में स्टॉर्म आ गया और गुड्स डैमेज हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी लॉस कवर करेगी उन सारे गुड्स का, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आता है, जो कुछ भी कॉस्ट आती है उस डैमेज में, जो कुछ भी होता है वो सब मेराइन इंश्योरेंस कवर करती है। डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ का प्रोटेक्शन यानी डेथ रिस्क के लिए होता है। फायर इंश्योरेंस फायर से होने वाले डैमेज के लिए होता है। मरीन इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट सी के से रिलेटेड होता है, लॉस होता है। सब्जेक्ट मैटर, किस चीज का इंश्योरेंस है? तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस में इंसान की लाइफ का है। फायर में प्रॉपर्टी यानी घर, बिल्डिंग और गुड्स का है। और मैराइन इंश्योरेंस में शिप, कार्गो यानी माल का है। थर्ड, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस होता है। फायर में और मरीन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी होता है। फोर्थ, पर्पस। लाइफ में पर्पस होता है कि फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है इससे। फायर में, फायर इंश्योरेंस में फायर डैमेज से प्रोटेक्शन मिलता है। मरीन इंश्योरेंस में ट्रांसपोर्ट रिस्क से प्रोटेक्शन मिलता है। फिफ्थ, पेमेंट बेसिस। लाइफ का फिक्स अमाउंट सम अश्योर्ड रहता है, और फायर और मरीन इंश्योरेंस में एक्चुअल लॉस के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है। फिर सिक्स्थ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लाइफ इंश्योरेंस में स्टार्ट में ही होना जरूरी है, स्टार्ट में होना जरूरी है। और फिर फायर और मरीन इंश्योरेंस में लॉस के टाइम भी होना चाहिए। सेवेंथ प्रिंसिपल अप्लाइड। लाइफ गुड फेथ में होना चाहिए। फायर मरीन इंडिमिनिटी प्लस गुड फेथ दोनों होना चाहिए। एट्थ, रिस्क कवर्ड। लाइफ में डेथ किसी भी कारण से। फायर में फायर या एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। मरीन में सी रिस्क, एक्सीडेंट और स्टॉर्म की वजह से इनका रिस्क कवर होता है। नाइन्थ, क्लेम पेमेंट। लाइफ इंश्योरेंस में फुल सम अश्योर्ड रहता है। फायर और मरीन इंश्योरेंस में एक्चुअल लॉस यानी अप टू लिमिट, जितना लिमिट सेट होता है कितना दिया जाएगा उतना ही दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन मीनिंग, transportation is the process of moving goods or person from one place to another by various modes of transport. इसका मतलब यह है कि ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स यानी माल या पर्सन, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव होते हैं, उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। डेफिनेशन, according to the business dictionary, transportation refers to the movement of goods or passenger from one location to another using different modes of transportation such as road, rail, एयर और वाटर। ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है गुड्स या पैसेंजर को मूव करने के लिए डिफरेंट मोड्स के थ्रू, जैसे रोड, ट्रक और बस के, रेल यानी ट्रेन की मदद से, एयर प्लेन की मदद से, और वाटर में शिप की वजह से। इन सब की मदद से ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन मीनिंग, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ exchanging information, idea, thoughts, or message from one person or place to another so that understanding is achieved. इसका मतलब यह है कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन, आइडिया या मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर करते हैं,
जिससे अंडरस्टैंडिंग अचीव हो सके। Definition of communication. According to the Business Dictionary, communication is the act of process transmitting information and understanding from one person, place, or group to another through a medium or mode. कम्युनिकेशन का यूज होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए एक पर्सन प्लेस से दूसरे तक किसी भी मीडियम के थ्रू। वो मीडियम हो सकते हैं जैसे मोबाइल कॉल के थ्रू, इंटरनेट ईमेल के थ्रू, सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू, लेटर मैसेज के थ्रू। कम्युनिकेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू टू, पोस्टल सर्विस एंड टेलीकॉम सर्विस। पोस्टल सर्विस पोस्टल सर्विस ये एक ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड है कम्युनिकेशन का। इसमें लेटर्स, पार्सल, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, कुरियर सर्विस ये मेनली फिजिकली डिलीवर करता है रियल चीज भेजने के लिए। एग्जाम्पल लेटर भेजना है या अमेजॉन पार्सल डिलीवरी होना है। सेकंड, टेलीकॉम या टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ये फास्ट एंड डिजिटल मेथड है कम्युनिकेशन का। इसमें मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉलिंग ये इंस्टेंट कम्युनिकेशन देता है, तुरंत मैसेज, सिंपल फोन और इंटरनेट से बात करना। पोस्टल सर्विस, फर्स्ट लेटर मेल सर्विस। लेटर, पोस्ट कार्ड, डॉक्यूमेंट भेजने के लिए यूज होता है। सेकेंड, पार्सल सर्विस, गुड्स या सामान सेफली एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यूज होता है, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर का पार्सल। थर्ड, स्पीड पोस्ट, फास्ट डिलीवरी सर्विस, अर्जेंट चीजों के लिए जल्दी डिलीवरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अर्जेंटली भेजना है तो उसके लिए हम स्पीड पोस्ट सर्विस का यूज करेंगे। फोर्थ, मनी ऑर्डर सर्विस, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना, इसके लिए यूज होता है मनी ऑर्डर सर्विस। फिफ्थ, पोस्टल सेविंग सर्विस, पोस्ट ऑफिस में सेविंग कर सकते हो जैसे आरडी, एफडी, पीपीएफ एक्सेट्रा। सिक्स्थ, पोर्टल लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करते हैं वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कहलाते हैं, सर्विस देते हैं। रिटेल सर्विस, स्टेशनरी आइटम मिलते हैं जैसे स्टैम्प, एनवलप, फॉर्म्स एक्सेट्रा। ये हो गई सारी पोस्टल सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वो होती हैं जिससे हम टेक्नोलॉजी से फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड लाइन सर्विस, ट्रेडिशनल फोन कनेक्शंस, मोस्टली घर या ऑफिस में यूज होता है। सेकेंड, मोबाइल सर्विस, मोबाइल फोन से कॉल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। इंटरनेट सर्विस, हाई स्पीड इंटरनेट यूज करना, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग, ऑनलाइन वर्क के लिए। फोर्थ, ईमेल सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन मैसेज भेजने के लिए। फिफ्थ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल के थ्रू मीटिंग। सिक्स्थ, सैटेलाइट सर्विस, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन जैसे टीवी, जीपीएस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस। सेवेंथ, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, रेडियो और टीवी के थ्रू इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह यानी बहुत सारे लोगों को तक पहुंचाने के लिए यूज होता है। ये सारी सर्विसेज टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।